नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज बात करने वाले हैं आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक आदेश से आशाराम बापू के करोड़ों करोड़ प्रशंसकों और उनके फॉलोअर्स को खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये एक स्टेप थी। जिस दिन उनको बेल ग्रांट की गई थी, मेडिकल लीव, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये रास्ता खुल गया है। और अब आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को या राज्य सरकार के द्वारा कही जाने वाली बात को खारिज करते हुए जिस प्रकार से डांट लगाई है और ये कहा है कि भाई आप 13 साल से एक आदमी जेल में बंद है और उसको जब पेरोल मिली, जब उसको बाहर छोड़ा गया तो उन्होंने कभी वायलेशन नहीं किया। पिछले 13 वर्ष में जेल में उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया, जेल मैनुअल और जेल रिकॉर्ड का कभी वायलेशन नहीं किया। अब आप कहते हैं ये विदेश भाग जाएंगे। 85 साल की उम्र में कोई व्यक्ति विदेश भाग जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आप कहीं से भी ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आशाराम बापू जी को छोड़ने से कोई समस्या क्रिएट हो सकती है या फिर वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ बदलाव कर सकते हैं या वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। दरअसल ये मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल था, हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोर्ट ने आज क्या आदेश किया। लेकिन उससे पहले एक चीज को समझना जरूरी है। 2013 से पहले 2012-13 में संशोधन किया गया और निर्भया कांड उससे पहले हुआ था। निर्भया कांड को ध्यान में रखते हुए इंडियन पीनल कोड उस समय हुआ करता था, उसकी धारा 376, धारा 354 और पॉक्सो एक्ट बनाया गया था 2012। अगर उस समय संशोधन न किया गया होता, आशाराम बापू जी के ऊपर जो अपराध या आरोप लगाए गए वो सिद्ध नहीं हो सकते थे। मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब ये संशोधन हो गए और इंडियन पिनल कोड के लागू हो गए, पॉक्सो एक्ट लागू हो गया, उसके बाद एक नाबालिग लड़की ने एक मुकदमा दर्ज करवाया और ये कहा कि फला फला आश्रम में मुझे ले जाया गया और भक्ति के नाम पर, भूत प्रेत चुड़ैल उतारने के नाम पर मेरे साथ ऐसा गलत काम किया गया। ठीक है, ये कोई भी आरोप अगर लगाता है, हालांकि वो 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी दिल्ली में और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की गई थी, लेकिन दिल्ली की इस एफआईआर पर जब इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हुआ और राज्य में एक अधिकारी अजय पाल लांबा वहाँ उस कुटिया में गए, उन्होंने वहाँ का वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर बाकायदा उसके साक्ष्य बनाए गए। यानी कि वो वीडियो रिकॉर्ड की गई और ये बताया गया कि भाई ये कमरा था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो आशाराम बापू जी के मन में कोई बात होती या फिर उनके भक्तों के मन में या आश्रम में कोई बात होती तो मेरा मानना है वो कुटिया, जो जिस कुटिया की ये बात कहेगी वो कुटिया डिस्ट्रॉय कर दी जाती, उसको खत्म कर दिया जाता। लेकिन वो कुटिया वैसी की वैसी, चूंकि मन में दोष नहीं रहा होगा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुली सहमति दी गई होगी, भाई जाओ कर लो। लड़की ने जो आरोप लगाया वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, ऐसा कहते हैं बाबा की भक्त की बेटी थी। उसके पीछे की तमाम कहानियों पर मैं नहीं जाऊंगा, वो बिटिया की बात है, किसी भी, वो चाहे सही हो गलत हो, लेकिन एक बेटी की बात है, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पर एक बात समझ लीजिए कि जब मेडिकल हुआ तो उस मेडिकल में कुछ ऐसा विशेष नहीं निकला, ना ही इंटरकोर्स के साइन मिले, ना चोट के साइन मिले और किसी प्रकार का कोई साइन नहीं मिला। 2013 से पहले अगर ये केस फाइल हुआ होता तो आप ये मान कर चलिए कि ये केस वहीं रफा दफा हो जाता, ये केस आगे बढ़ता ही नहीं। क्योंकि मेन बात ये है कि जब हम प्रिजम्पशन कहते हैं रेप केस में या फिर इस तरह के प्रिजम्पशन वाले केसेस होते हैं, उनकी कुछ बेसिक कंडीशंस है। बेसिक कंडीशन ये है कि अगर रेप प्रूफ हो जाता है, रेप प्रूफ हो जाने का मतलब है अगर इंटरकोर्स प्रूफ हो जाता है तो फिर वो जिसका नाम बताएगी वो नाम कंसिडर करना पड़ेगा, उस पर प्रिजम्पशन लागू होता है। लेकिन अगर शारीरिक शोषण ही प्रूफ नहीं हो पाया, मेडिकल एविडेंसेस अगर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो लड़की जिसका नाम बता रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि धारा 354 में मुकदमा हो जाता कि भाई गलत तरीके से टच किया या गलत तरीके से छुआ या फिर बंधक बनाया, इनके मुकदमे हो सकते थे। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स का मुकदमा नहीं हो सकता था, रेप का मुकदमा नहीं हो सकता। और 354 का अगर मुकदमा होता तो 1 से 2 साल की सज़ा होती। ये भाई कि इन्होंने गलत तरीके से स्पर्श किया या फिर मॉडेस्टी भंग की है, जो भी ऐसा होता। लेकिन अभी 2013 में संशोधन हो गया और संशोधन में ये कहा गया कि अगर नहीं भी शारीरिक कोई निशान मिलता है
तो भी लड़की की बात पर भरोसा करना चाहिए। वो जो कह रही है वही अंतिम साक्ष्य माना जाना चाहिए, और बाकी के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं अगर वो साथ में मैच करते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि रेप है। भले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो, भले ही उसके साथ उसके मेडिकल में कुछ ना निकले। अब आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत चूंकि कभी बहुत सैद्धांतिक देश होता था, लेकिन आज की तारीख में विष कन्या या इस तरह की घटनाएं बहुत हो सकती। उसका कारण यह भी हो सकता है कि आशाराम बापू जी उस समय के वो ऐसे संत थे जो खुले रूप से क्रिश्चियनिटी को चैलेंज कर रहे थे, कन्वर्जन को चैलेंज कर रहे थे। और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी जिसको सोनिया गांधी जी 10 जनपद से चलाया करती थी, और ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी को सीधा चैलेंज, उनके विदेशी मूल और उनके भारत में गतिविधियों को वो खुले मंचों से चैलेंज कर रहे थे। अभी भारत में कन्वर्जन का बड़ा खेल चल रहा था। हिंदू शक्ति जैसी आज की तारीख में निकल कर सामने आ रही है वैसी नहीं आ रही थी, लेकिन अलग जगाने का काम अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा था तो मैं कहूं संत तो सारे ही कर रहे थे, लेकिन आशाराम बापू खुले वीडियो उनके जा रहे थे कि वो उनमें इस तरह के बयान दे रहे थे। वो बच्चे पैदा करने के लिए भी लगातार कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई आबादी को मेंटेन करना पड़ेगा और जो परिवार नियोजन अपनाएगा तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ऐसे मैंने भी उस समय बहुत सारे सुने थे। आशाराम बापू इन विषयों को सीधा बोल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो भारत में चल ही रही है। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस और भारत को अस्थिर करने वाली मिशनरियां काम कर ही रही थी। इसके अलावा केंद्र की सरकार भी कुछ इसी प्रकार की थी। ऊपर से निर्भया कांड भी सामने आ गया। तो ऐसा लोगों का कहना, उनके भक्तों का कहना है कि 2013 का जो संशोधन है वो निर्भया कांड से ज़्यादा आशाराम बापू को फंसाने के उद्देश्य से था कि भाई अगर ऐसा कानून बन जाए जिसमें लड़की का बयान ही अंतिम हो जाए, चाहे फिजिकल किसी प्रकार का विक्टिमाइजेशन निकले या ना निकले। अब लड़की ने वो कुटिया का पूरा हवाला दिया। अब उनको सजा किस बात पर हुई? देखिए, मेडिकल एविडेंसेस कुछ कह नहीं रहे हैं। हालांकि आशाराम बापू की तरफ से जो प्ली की गई वो पोटेंसी टेस्ट की गई कि भाई उनकी पोटेंसी नहीं, 74 साल की उम्र है, अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ ऐसा गलत कर सकें। लेकिन 74 साल की उम्र के बाद कोर्ट ने उनकी पोटेंसी टेस्ट करवा ली। पोटेंसी टेस्ट में ये पाया गया कि वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं या उनकी पोटेंसी है। अब पोटेंसी है का मतलब उनका जोश बढ़ सकता है, ऐसा माना गया। लड़की का बयान उस कुटिया का डिस्क्रिप्शन था। हालांकि वो कुटिया का डिस्क्रिप्शन अजय पाल लांबा ने उसका वीडियो बनाया था, तो आशाराम बापू के समर्थकों ने या उनकी तरफ से हाईकोर्ट में ये प्ली की गई कि अजय पाल लांबा को अदालत में पेश करवाया जाए, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि वो जो वीडियो उन्होंने बनाया था उस वीडियो के आधार पर ही लड़की ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, और हूबहू जो वीडियो कहता है वैसा ही दिया गया, जबकि लड़की वहां कभी गई ही नहीं। हालांकि एविडेंसेस ये भी बताए गए कि मोबाइल फ़ोन एक्टिवेशन और ये वो उसकी उपस्थिति सब वहीं पर थी जो मैच कर रही थी। 2012-13 में इसकी थोड़ी कम उम्मीद है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी जैसा आज टावर टू टावर मिला लेते हैं या फिर वो मिला ले। लेकिन अब कहानी तो कहानी है। 2018 तक ये मुकदमा चला और कोर्ट ने बिना एविडेंस से मतलब है कि कोई फिजिकल एविडेंस लड़की का नहीं, लड़की का एक मौखिक एविडेंस है जो बताती है कि ऐसी इसी कुटिया की डिस्क्रिप्शन थी, और वैसी डिस्क्रिप्शन ही पुलिस की वीडियो में भी आई। जबकि मैंने कहा कि पुलिस का वीडियो पहले आया, बयान लड़की का बाद में आया। पुलिस का वीडियो जब पहले आया तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बयान लिखाया गया, ऐसा आशाराम बापू जी का कहना था। संत के कहने की बात एक नहीं सुनी गई, और 2018 में सेशन कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दे दी। उम्र कैद की सजा ये कहते हुए दी कि भाई बाकी एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। 2013 के बाद जो संशोधन हुआ, जब संशोधन हो गया था उसके बाद की ये घटना है, जब पॉक्सो एक्ट आ चुका था उसके बाद की घटना है। तो अगर कोई नाबालिग लड़की इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है, भले ही उसके शारीरिक शोषण का कोई एविडेंस ना मिले, तो भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। अब 354 लगाने के बजाय 376 सीधा लगेगा। और उस कानून में ये भी परिवर्तन, पॉक्सो में ये भी परिवर्तन कि धार्मिक संरक्षण और ये सब नाम से अगर कुछ होता है तो फिर उम्र कैद 100% होगी। आशाराम बापू जी को उस आधार पर उम्र कैद दे दी गई, यानी कि आशाराम बापू जी के खिलाफ कोई मेडिकल एविडेंसेस नहीं है,
केवल लड़की का एक बयान है और वो वीडियो जो उसको बताता है कि भाई यही था, जबकि इनकी तरफ से वाइसी वर्षा में ये कहा गया कि ये वीडियो के आधार पर बयान आया। वो कहते हैं बयान और वीडियो मिलता है, ये कह रहे हैं कि वीडियो के आधार पर बयान है, इसलिए उन सज्जन को जो वहां इन्वेस्टिगेशन करने गए थे उनको अदालत में बुलाया जाए, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाए। हालांकि इस पर हाईकोर्ट ने परमिशन भी दे दी थी, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे मेरिट पर फर्क आएगा, इसलिए इनको अदालत में बुलाकर इनको अदालत में बुलाकर इनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया, जिसने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था, उस वीडियो की क्या फॉरेंसिक नहीं होनी चाहिए थी? उस वीडियो की सत्यता नहीं पता होनी चाहिए थी? और जिसने बनाया, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए था कोर्ट में? लेकिन बड़ा केस था, हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया चैनल्स ने उसको उठा लिया था, देश भर में उनकी इमेज खराब कर दी गई थी और उल्टे सीधे बयान उनके लिए छोटे बच्चे भी कहने लगे थे। इसलिए अब एक प्रेशर कोर्ट के ऊपर हो सकता है बन गया। मैं नहीं मानता कि कोर्ट के ऊपर कभी प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर मानता है कोर्ट, फिर भी माहौल ऐसा हो चुका था कि न्याय होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए, बल्कि न्याय हो ये भी कभी कभी पीछे चला जाता है और न्याय दिखे ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस मामले में न्याय दिखना 2018 से में के जजमेंट में दिखाई दिया। वैसे भी सेशन कोर्ट में इस तरह का मामला आता है तो वो जनरली इन केसेस में सजा दे ही देता है, लेकिन हाई कोर्ट में 2018 में ही अपील आई और आप समझिए कि 8 साल होते जा रहे हैं, जबकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का फॉर्मूला हमारे देश में खूब चलता है, फिर भी उनके केस का फाइनल जजमेंट नहीं हो पा रहा। जब इतना हाई प्रोफाइल केस था तो 2018 के सेशन कोर्ट के जजमेंट के बाद 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में हो जाना चाहिए था, क्योंकि फाइल तो आई गई होगी, 2-3 महीने में फाइल आ जाती है, फाइल रिमांड की जाती है। अब केवल क्रॉस एग्जामिनेशन ही वहां पर होना है, केवल दोबारा बहस ही वहां होनी होती है, और अगर कोई एविडेंसेस चाहिए होते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और जैसा कि यहां पर कहा गया कि नहीं उनके खिलाफ उस अजय पाल के का बयान क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, नहीं करवाया गया। फिर भी जजमेंट सही था, गलत था, उनको सजा देनी थी, नहीं देनी थी, सजा छूटनी थी, नहीं छूटनी, लेकिन जजमेंट तो आना चाहिए। पर पिछले 7-8 वर्ष से वो मामला पड़ा हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ये राजस्थान वाला मामला हुआ उसके साथ ही कुछ ही समय बाद गुजरात में भी एक मामला फाइल हो गया, और गुजरात में ये कहा गया कि सन 1997 से लेकर और 2006-7 तक 2 बहनों ने कहा मेरे साथ भी ऐसा शोषण किया गया, और मुकदमा दर्ज करवाया 2013 में। 1997 का मामला या 2004 तक का मामला और 2013 अंतिम समय के भी 11 वर्ष बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया, और उस मुकदमे में भी केवल बयान के आधार पर, आप सोचिए, केवल लड़कियों के, क्योंकि अब तो ना मेडिकल एविडेंस मिलेगा ना बाकी एविडेंस मिलेंगे, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का राजस्थान कोर्ट में जो मामला था उसको पुख्ता करने के लिए मतलब उसको सुदृढ़ करने के लिए, डबल ट्रैक लगाने के लिए या फिर डबल सिक्योरिटी लगाने के लिए कि कहीं छूट ना जाए वो, उनके खिलाफ गुजरात में मुकदमा किया गया। अब लड़कियों का एविडेंसेस 2013 के कानून के अनुसार लड़की जो कहेगी वही सत्य है। अब तो मेडिकल भी नहीं मिलेगा उन लड़कियों का जो 2004 तक का शोषण बता रही हैं, तो वो मामला पीछे से दर्ज करवा दिया गया। अब माहौल और देश में खराब होना स्वाभाविक था। आशाराम बापू बार बार हाई कोर्ट में अपील में ये कहते रहे कि हमारी सुनवाई जल्दी कर दी जाए और इसको जो कमियां हैं वहां पर उनको देख लिया जाए। कोई भी मेडिकल एविडेंसेस नहीं है कि वह लड़की का बयान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध काम कर रहे थे, देश के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियों के खिलाफ भी काम कर रहे थे और खुला काम कर रहे थे, तो ये संभव है कि उसमें एक बड़ा खेल हो गया हो। मैं नहीं कहता कि खेल हुआ ही है, लेकिन संभव है कि खेल हुआ, क्योंकि किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में सबसे पहला एविडेंस होता है क्या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। अगर सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हुआ है तो फिर कम से कम 376 नहीं लगती है। 376 में रेप का केस नहीं लगता, वो 354 मॉडेस्टी भंग का केस लगता है। और ये भी मॉडेस्टी अगर 2013 से पहले का होता तो जो मॉडेस्टी भंग का ही केस मैक्सिमम बनता, इससे ज्यादा नहीं बनता। पर पॉक्सो भी आ गया और 2013 का संशोधन भी आ गया।
इसका लाभ लेते हुए या फिर संशोधन के बाद कुछ शक्तियों ने लाभ लेने के लिए ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया हो, यह भी संभव है। पर बेटी है, नाबालिग थी, उसके बयान को भी साइड नहीं रखा जा सकता और उसको भी हमको वैल्यू देनी ही पड़ती है। देश में तो ये माहौल है कि भाई माइनर है। हालांकि ये बात लगातार इनके वकीलों ने कोर्ट में कहा, खारिज किया कि वो नाबालिग नहीं है, उसके तमाम रिकॉर्ड्स का क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत जो भी आर्गुमेंट कर सकते थे, पर वो आर्गुमेंट कोर्ट में चले नहीं। इसके बाद वो प्रयास करते रहे, चलते चलते 2023 में जब गुजरात वाले मामले में भी जजमेंट आ गया और उसमें भी इनको दोषी ठहरा दिया गया। अब की बार केवल उनको ही नहीं, उनके बेटे नारायण स्वामी को भी फंसाया गया। ये नारायण स्वामी का भी नाम सामने आया। नारायण स्वामी, क्योंकि अगर आशाराम बापू जेल में चले जाते तो नारायण स्वामी कम से कम उनके लिए पैरवी करने के लिए होते, तो नारायण स्वामी को भी कैप्चर किया जाए, इसलिए उस मामले में अब नारायण स्वामी को भी फंस गए और दोनों ही जेल चले गए। अब कौन करेगा पैरवी और कौन करे, और उनके आश्रमों पर तमाम लीजें, कब्जा, ये वो तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। इस कारण से आशाराम बापू की टोटल इमेज डैमेज हो गई। अभी सवाल ये था कि वो बहुत बीमार हैं, एम्स में उनका इलाज चल रहा है, उनकी हार्ट की बीमारी है, तमाम तरह की उनकी बीमारियां बताई गई। उसके बावजूद मेडिकल ग्राउंड पर भी उनको नहीं छोड़ा गया लंबे समय तक। अभी पीछे मेडिकल ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, कुछ समय तक वो बाहर रहे। उसके बाद अभी जोधपुर मतलब राजस्थान हाई कोर्ट में उन पर पेरोल मांगी गई, तो सरकार ने फिर विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि उनकी पेरोल नहीं, विरोध करते हुए कहा कि भाई पेरोल हो जाएगी तो ये तो उम्र कैद वाले हैं और ये हैं। मुझे लगता है वो सरकार उसमें कम इन्वॉल्व रही होगी। वो एक मैकेनिकल वे में जो अपील जाती है वो मैकेनिकल वे में कहा गया। हाईकोर्ट ने कहा ये इतने बार जब पहले छूट कर गए, जेल के अंदर का इतना लंबा रिकॉर्ड है, तब तो कभी इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तब तो उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया, तो अब पेरोल पर वायलेशन करेंगे क्या? 85 साल की उम्र का एक संत क्या अब पेरोल पर वायलेशन करेगा? मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, इसलिए 20 डेज की रेगुलर पेरोल उनको देता हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 20 दिन की रेगुलर पेरोल उनको दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाई कोर्ट ने रेगुलर पेरोल तो दिया है, उनकी अपील को क्यों नहीं जल्दी से सुन लेते? जितना टाइम पेरोल को सुनने में लगाया होगा उतने टाइम में अपील भी सुनी जा सकती है। अब 8 साल बाद पेपर बुक तैयार ना हो, 8 साल बाद रजिस्ट्रार के हाथ से फंस गई हो, 8 साल बाद वो केस तैयार ना हो, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। लेकिन भाई कोर्ट के अंदर जो दूसरा पक्ष है, सरकार का पक्ष रहता है, वो भी तो सामने सहमत होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों को, इंटरवेंशन को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने, 2 जजेस की बेंच ने उनको पेरोल ग्रांट कर दी। अब आप समझिए, उनको पहले उनको बेल दी गई, मेडिकल ग्राउंड पर दी गई हो या और ग्राउंडों पर दी गई, पहले बेल दी गई और अभी उनको पेरोल ग्रांट कर दी गई है। और पेरोल के बाद अब मुझे लगता है कि आशाराम बापू जी 85 साल की उम्र के बाद बार बार उनको पेरोल मिल सकती है, बार बार उनको बाहर आने की अनुमति मिल सकती है। और अगर हाई कोर्ट जल्दी सुन ले तो मुझे लगता है कि उनका केस खत्म भी हो सकता है, क्योंकि जैसे एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस के अनुसार उनको बहुत ज्यादा सजा हो चुकी है। वो लंबे समय 18 वर्ष, जहां तक मैं समझता हूं 17-18 साल तक वो जेल में रहे, और इतने समय तक जेल में रहने के बाद 17-18 साल या 15 साल या 13 साल शायद जेल में रहे, तो 13 साल तक जेल में रहने के बाद भी अब उनकी जो कुछ भी पूंजी थी वो तो खत्म हो चुकी। लेकिन हाँ, ये लोग कहते हैं कि उनके भक्त अभी भी जेल में उनकी परिक्रमा कराते हैं, जेल के बाहर परिक्रमा कराते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद ले आते हैं, और ऐसे तमाम तरह की बातें। उनके भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि बापू को फंसाया गया है। हालांकि कानून तो कानूनी तरीके से काम करता है, और कानून की जो परिभाषा, कानून की जो चाल, कानून का जो विस्तृत चित्त है, वो तो अपने आप में कुछ कहता ही है। हम इसलिए लगातार कहते हैं, निर्णयों के अलावा क्या हम न्याय भी पा रहे हैं? हम निर्णय जरूर ले रहे हैं कि, लेकिन न्याय पाने के लिए अभी अपने को न्याय दर्शन का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले कोर्ट के चरित्र, अधिकारियों का चरित्र, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का चरित्र, इनको सबको चरित्रवान बनाना पड़ेगा। चरित्रवान से मतलब है कि इनको सबसे पहले ईमानदार बनाना पड़ेगा, और अंतरात्मा की आवाज के अलावा न्याय दर्शन के आधार पर सत्य की खोज के लिए तैयार करना पड़ेगा। लेकिन देश बिगड़ चुका है, देश की परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। आशाराम बापू जैसे संत, जो कि देश को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे थे, लोगों को संस्कार सिखा रहे थे, ऐसे संत अगर जेलों में होंगे
तो कौन करेगा संस्कारित और कैसे होगा संस्कार, ये भी एक बड़ा प्रश्न अपने सामने उठता है। लेकिन अभी जो कोर्ट की फाइल है, कोर्ट तो फाइल के आधार पर ही डिसाइड करता है, कोर्ट में एविडेंसेस के आधार पर डिसाइड करता है और कानून के आधार पर डिसाइड करता है कि जो कानून कहते हैं उनके आधार पर ही डिसाइड करता है। 2013 के कानूनों के आधार पर कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन मुझे लगता है ये कानून के ये 2013 के जजमेंट का एक जो निगेटिव पक्ष है वो अगर कहीं से निकल कर आता है तो वो आशाराम बापू जी के इस केस से निकल कर आता है। पूरे देश को विचार करना पड़ेगा, ऑनरेबल कोर्ट्स को विचार करना पड़ेगा और इस संशोधन में क्या अच्छा किया जा सकता है कि बच्चियों के साथ न्याय भी हो और बच्चियां अगर बिगड़ जाएं तो अन्याय किसी के साथ ना हो। ये हमको देखना पड़ेगा, ऑनरेबल कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, सरकारों को भी देखना पड़ेगा और उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं इस पर भी विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।